हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मोमेंट बुक की थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की डिटेल समरी हम करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जो समरी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को और समरी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज के इस 15 से 20 मिनट की वीडियो के बेस पर इजीली आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है, जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं और उसके बाद में वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद करने ही करने हैं। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ठीक है। तो स्टोरी टेलर का मतलब होता है कहानी सुनाने वाला। तो ईश्वरन जो है, इसमें इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो ईश्वरन और दूसरा है महेंद्र, ठीक है। महेंद्र एक एज ए जूनियर सुपरवाइजर एक कंपनी में काम करता है और कंपनी के काम से बार बार उसका ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। और ईश्वरन जो है वो एक महेंद्र ईश्वरन जो है इस चैप्टर में ईश्वरन को कुक बताया गया है, एक वो रसोईया है और वो महेंद्र के रसोई के रूप में महेंद्र के साथ जहाँ भी महेंद्र का ट्रांसफर होता है वहाँ जाता है। और एक रसोईया होने के साथ साथ महेंद्र एक अच्छा कहानीकार भी है, एक अच्छा कहानी यानी कहानी गढ़ने में, मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ने में और कहानियाँ सुनाने में वो प्रवीण है। यानी ये गुण उसे अपने आप, ये गुण जो है कहानी सुनाने का गुण जो है वो ईश्वरन को हासिल है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर जो है वो ईश्वरन और महेंद्र ये दो मेन करेक्टर पर ही घूमता हुआ आपको नजर आएगा। तो इन्हीं के बारे में ये चैप्टर है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इस चैप्टर की समरी को। तो जैसा कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज द स्टोरी अबाउट ईश्वरन हु इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईश्वरन जो चैप्टर जो है ये कहानी है ईश्वरन के बारे में, जो कि एक बहुत ही रुचिकर कहानीवाचक है, कहानी कथावाचक है, कहानी सुनाने वाला है, ठीक है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय यंग मैन। अब ये कहानी जो है सुनाई गई थी, किसे सुनाई गई थी? गणेश को सुनाई गई थी बाय यंग मैन। किसने सुनाई थी? महेंद्र ने। उसी महेंद्र ने जो कि एज ए जूनियर सुपरवाइजर एक कंपनी में काम करता है, तो महेंद्र के द्वारा ही ये कहानी जो है किसी गणेश नाम के व्यक्ति को सुनाई गई थी। तो महेंद्र बाय नेम हु वर्कड एज ए जूनियर सुपरवाइजर एट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स, यानी जो निर्माणाधीन जितनी भी साइट्स होती हैं उन साइट्स पर वो एक एज ए जूनियर सुपरवाइजर के रूप में काम करता था। महेंद्र नाम का एक व्यक्ति था, वो एज ए जूनियर सुपरवाइजर इन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करता था। तो इस महेंद्र नाम के व्यक्ति ने ही ये कहानी जो है गणेश नाम के व्यक्ति को सुनाई है, ठीक है। ही स्टेड विद हिज कुक ईश्वर, और वो अपने यानी हमेशा अपने कुक के साथ रहता था जिसका नाम था ईश्वर, ठीक है। महेंद्र हैड ए ट्रांसफरेबल जॉब, सो ही यूज टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी ऑफन। अब महेंद्र जो था, क्योंकि एक जूनियर सुपरवाइजर था और यानी जिस कंपनी में वो काम करता था, ये जो उसका जॉब था वो ट्रांसफरेबल जॉब था, यानी उसका एक स्थायी जो एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफर होता रहता था। However, ईश्वरन वुड ऑलवेज accompany him wherever he went। तो ईश्वरन जो था वो हमेशा हाउएवर ईश्वरन वुड ऑलवेज accompany him wherever he went। और ईश्वरन जो था, यानी ईश्वरन जो था वो महेंद्र के साथ हमेशा जहाँ भी महेंद्र जाता था, महेंद्र के साथ ईश्वरन जो था वो जाता था, ठीक है। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज मास्टर एंड शेयर्ड इंटरेस्टिंग स्टोरीज विद हिम। और जहाँ भी वो महेंद्र के साथ जाता था, क्योंकि कहानी सुनाने में तो वो प्रवीण था ही, तो वो जहाँ भी जाता था तो वो अपने मास्टर यानी महेंद्र की सेवा करता था, ख्याल रखता था और उसे काफ़ी और उसे इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो है, जो मनगढ़ंत कहानियाँ, वो उसे सुनाता रहता था। आगे देखते हैं। ईश्वरन इज अ टैलेंटेड स्टोरी टेलर। अब ईश्वरन जो था वो एक टैलेंटेड स्टोरी टेलर था, इसमें कोई शक नहीं था। ही हैड द इमेजिंग कैपेसिटी टू फाइंड एंड गैदर फ्रेश वेजिटेबल्स नो मैटर हाउ डिसोलेट द सराउंडिंग्स मे बी। अब एक दूसरी क्वालिटी और थी ईश्वरन में, थी वो ये थी कि ही हैड द अमेजिंग कैपेसिटी टू फाइंड एंड गैदर फ्रेश वेजिटेबल्स। यानी कहीं पर भी, जहाँ पर भी डिसोलेट, जितने भी निर्जन स्थानों पर वो जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जब महेंद्र का ट्रांसफर होता था और इन्हें जहाँ भी जाना होता था, तो ईश्वर जो था वो सब्जियों का बंदोबस्त ऑटोमेटिक कर लेता था। यानी अगर कितनी भी निर्जन स्थान पर क्यों ना जाए वो, लेकिन वहाँ पर भी वो सब्जियों का बंदोबस्त कर लेता था, यानी किसी तरीके से परेशानी नहीं होती थी। नो मैटर हाउ डिसोलेट द सराउंडिंग्स में भी, यानी कितना भी निर्जन स्थान क्यों ना हो, कितनी भी सुनसान जगह क्यों ना हो, लेकिन वो जैसे तैसे खाने पीने का बंदोबस्त आसानी से कर लेता था। एवरी मॉर्निंग महेंद्र वुड गेट रेडी, ईट हिज ब्रेकफास्ट, टेक हिज लंच अलोंग एंड गो फॉर हिज वर्क। अब हर रोज़ जब महेंद्र जो होता था सुबह तैयार होता ऑफिस के लिए, अपना ब्रेकफास्ट करता और अपना लंच लेकर वो काम पर निकल जाता था। इन द मीन वाल ईश्वरन स्पेंट हिज डे क्लीनिंग द शेड, वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग, रीडिंग एंड टेकिंग आफ्टरनून नैप्स। और जब महेंद्र जो है वो काम पर चला जाता था तो उसके पीछे से ईश्वरन जो था वो दिन में जो
जहाँ वो ठहरते थे वहाँ की सफाई करता था, यानी शेड की सफाई या टेंट वगैरह जहाँ पर वो रहते थे उनकी सफाई करता था, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोता था, नहाता था। और उसे कहानियाँ पढ़ने का शौक भी बहुत था। वो तमिल थ्रिलर्स यानी तमिल की जो है सनसनीखेज कहानियाँ जो तमिल भाषा में थी उनको वो पढ़ता रहता था। एंड टेकिंग आफ्टरनून नूप्स, और सब कुछ काम करने के बाद वो दोपहर में थोड़ी देर सो भी जाता था, यानी नैप्स, यानी इसे आप डोजिंग ऑफ भी बोल सकते हैं, यानी झपकी लेना। थोड़ी देर के लिए दोपहर में जब सोते हैं तो उसे बोलते हैं डोज ऑफ करना या नैप करना। एक दूसरा वर्ड भी है सिएस्टा, तो ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं दोपहर में जब आप झपकी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोते हैं। तो कुल मिलाकर ईश्वरन जो था, जब महेंद्र ऑफिस में काम के लिए निकल जाता था तो उसके जाने के बाद में वो सफाई का काम करता था, नहाता था, थोड़ी देर वो कहानियाँ पढ़ लेता था। थ्रिलर कहानियाँ, यानी जो है सनसनी पैदा करने वाली ऐसी कहानियाँ पढ़ने का वो शौकीन था। और जब कुछ ये सब कुछ करने के बाद थोड़ी देर वो झपकी भी ले लेता था, थोड़ी देर सो लेता था। ही इन्जॉयड रीडिंग तमिल थ्रिलर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ही इन्जॉयड रीडिंग तमिल थ्रिलर्स, यानी वो तमिल भाषा की जो सनसनीखेज कहानियाँ जो थी वो पढ़ता था, उसे पढ़ने में उसे काफ़ी आनंद आता था। ही ऑफन इन्वेंटेड हिज ओवन थ्रिलर्स एंड वुड टेल दोज स्टोरीज टू महेंद्रन व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम वर्क। और कई बार तो वो खुद अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ जो है वो बना लेता था, बुन लेता था, और महेंद्र जब काम से लौटता था तो उसे वो कहानियाँ सुनाता था। आगे देखते हैं। Mehender too enjoyed listening to his cook's stories as he would listen to every story with interest. अब महेंद्र जो था उसे भी काफ़ी मज़ा आता था ईश्वरन से, जब वो कहानियाँ सुनता था तो ईश्वरन से कहानियाँ सुनने में उसे काफ़ी मज़ा आता था और पूरे इंटरेस्ट के साथ वो कहानियों को सुनता था। Once ईश्वरन told him a story of a wild elephant and how he controlled the animal that had gone mad. एक बार क्या हो कि ईश्वर ने उसे एक जंगली हाथी की कहानी सुनाई और ये बताया कि किस तरीके से उस हाथी को ईश्वर ने कंट्रोल किया था, यानी उस पागल हाथी को ईश्वर ने कंट्रोल किया था। यानी ये कहानी वो महेंद्र को सुनाता है कि एक बार उनके गांव में जंगली हाथी घुस आया था और फिर किस तरीके से उसने उस हाथी को कंट्रोल किया था। तो एक मनगढ़ंत कहानी जो है वो ईश्वर को सुनाता है। He told that elephant escaped from the timber yard and began to roam about, tearing up wild creepers, stamping on bushes and breaking branches at will. अब वो बताता है, उस कहानी के अंदर वो बताता है कि एक बार एक हाथी जो था वो टिम्बर यार्ड से, यानी जो इमारती लकड़ियों का जो यार्ड था, जो उसका मकान बनाया हुआ था हाथी का, उसको तोड़कर वो वहाँ से निकल आता है और फिर वो चारों तरफ इधर उधर घूमने लगता है, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जंगली बेलों को उखाड़ने लग जाता है, स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, झाड़ियों को रौंदने लग जाता है, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज, और शाखाओं को तोड़ने लग जाता है, यानी अपनी मन मर्जी के मुताबिक वो इधर उधर जो वो हाथी जो है तांडव मचाने लगता है। It came into the main road and smashed all the stalls, shelling fruits, mud pots and cloths. और फिर वहाँ से वो क्या होता है, मेन रोड पर आ जाता है और स्मैश्ड, कुचल देता है सभी दुकानों को, यानी फल फ्रूट की जो दुकानें थी, कपड़ों, मिट्टी के बर्तनों की दुकानें थी, कपड़ों की दुकानें थी, इन सभी को वो हाथी जो है तोड़ देता है। Then it entered a school ground where children were playing and it started demolishing school property. और वहाँ से वो क्या करता है, स्कूल के ग्राउंड में प्रवेश करता है, यानी स्कूल में आ जाता है वो हाथी, और जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, और वहाँ पर आकर वो स्कूल की प्रॉपर्टी को, यानी जो है पोल्स वगैरह हैं, फुटबॉल के पोल्स हैं, झूले वगैरह हैं, या नेट वगैरह हैं वॉलीबॉल का, उन सभी को तोड़ देता है। यानी कुल मिलाकर स्कूल की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उनको वो हाथी जो है नुकसान पहुंचाने लगता है। ऑल द टीचर्स क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। अब डर के मारे जितने भी टीचर्स होते हैं वो सभी स्कूल की छत पर जाकर छत पे चढ़ जाते हैं। ईश्वरन बताता है कि ही वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। अब ईश्वरन बताता है कि उस वक्त मैं छोटी कक्षा में पढ़ता था, एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं भी छत से पूरा ड्रामा देख रहा था। सडनली, अचानक क्या हुआ, ही ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रेन डाउन टूवर्ड्स द ग्राउंड। अचानक क्या होता है कि वो कहता है कि अचानक उसने एक टीचर के हाथ में से एक छड़ी को लिया और वो ग्राउंड की तरफ दौड़ता है। यानी अचानक उसमें पता नहीं क्या होता है, वो अपने बारे में बताता है कि अचानक ना जाने मुझे क्या हुआ और मैंने टीचर के हाथ से एक छड़ी ली और जल्दी से मैं ग्राउंड की तरफ दौड़ा। अब आगे देखते हैं। मस्टरिंग ऑल हिज फोर्स, और मैंने अपनी पूरी ताकत को बटोरते हुए, ही अटैक्ड ऑन द थर्ड टोनल ऑफ द एलिफेंट, और उसने कहा कि उसने पूरी ताकत को बटोरते हुए उसने किस पे आक्रमण किया, यहाँ हाथी के जो पैर का नाखून था उस पर जोरदार प्रहार किया। देन एलिफेंट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, और फिर बाद में वो हाथी क्या करता है, हाथी कांपता है। जैसे ही मैंने उस पर प्रहार किया तो वो हाथी एक बार तो कांपता है, सर से पैर तक वो पूरा कांपता है और फिर धड़ाम से वो नीचे गिर जाता है। ही क्लेम्ड दैट ही हैड यूज द जापानीज आर्ट टू कंट्रोल द एलिफेंट, और वो ये बताता है कि यानी ये जो ही हैड यूज द जापानीज आर्ट, उसने उस हाथी को कंट्रोल करने के लिए एक जापानी कला होती है, एक आर्ट होती है, उस आर्ट को उसने यूज़ किया था। तो इस तरीके से वो अपने बारे में बताता है। अब आगे देखते हैं। But this story seems totally false, as it is very difficult to believe that a child can control a mad elephant. लेकिन ये कहानी जैसा कि सुनते हुए जब हम सुनते हैं तभी हमें एकदम झूठी प्रतीत होती है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा एक पागल हाथी को कंट्रोल कर ले, ये बात किसी भी एंगल से पचने वाली नहीं है, है ना।
ही डिड नॉट कंप्लीट द स्टोरी एंड वेंट टू गेट द डिनर बट महेंद्र वॉज क्यूरियस टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अब वो बस इतनी कहानी सुनाकर वो अपनी कहानी पूरी कंप्लीट नहीं करता है और वो अंदर डिनर यानी रात का भोजन जो है वो लेने के लिए चला जाता है। लेकिन महेंद्र जो था वो उसकी कहानी सुनने में उसकी कहानी को लेकर काफ़ी उत्सुक था, इसलिए वो उससे पूछता है कि भाई आगे क्या हुआ। देन ईश्वरन सेड, फिर ईश्वरन उसे बताता है अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज कॉल्ड, कि बाद में क्या हुआ कि एक वेटरनरी एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया। ही ब्रॉट द एलिफेंट बैक टू द कॉन्सियसनेस एंड आफ्टर 2 days अ माहौत वॉज कॉल्ड हु टुक द एलिफेंट बैक टू द जंगल। और फिर वो जो डॉक्टर आया, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने उसको थोड़ा डॉक्टर जो है वो हाथी को होश में लेकर आया और 2 दिन बाद में एक महावत को बुलाया गया और महावत जो है हाथी को वापस जंगल में लेकर चला गया। तो इस तरीके से उसने अपनी कहानी को कंप्लीट किया। अब वो दूसरी कहानी सुनाता है। एक दूसरे मौके पर उसने एक कहानी और महेंद्र को सुनाई, वो इस तरीके से थी। On another occasion, ईश्वरन had prepared a special meal for dinner on an auspicious day। एक दिन दूसरे मौके पर ईश्वरन जो है वो had prepared स्पेशल मील यानी फॉर डिनर ऑन द एक शुभ दिन पर, किसी शुभ दिन के अवसर पर वो एक विशेष भोजन तैयार करता है रात्रि के समय। ही टोल्ड महेंद्र, और वो महेंद्र को बताता है दैट ही प्रिपेयर सेवरल डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स। और महेंद्र को बताता है कि आज उसने कई प्रकार के पकवान बनाए हैं अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए, पूर्वजों की आत्माओं को शांत करने के लिए, तृप्ति के लिए उसने कई प्रकार के पकवान, विशेष पकवान आज बनाए हैं। महेंद्र एंजॉयड द मील एंड कॉम्प्लीमेंटेड हिज कुक ऑन हिज culinary स्किल्स। अब महेंद्र ने भी उस भोजन को, महेंद्र जो उसने डेलिकेसीज बनाई थी, जितने पकवान बनाए थे उनको काफ़ी मज़े लेकर खाया और उस अपने कुक को यानी रसोई की भी कुक यानी ईश्वरन की भी उसने काफ़ी तारीफ़ की। उसकी क्यूलिनरी स्किल्स यानी क्यूलिनरी स्किल्स होती है जैसे कुकिंग स्किल आप कह सकते हैं, यानी पाक कला यानी भोजन बनाने की जो कला होती है उस कला की भी उसने महेंद्र ने ईश्वरन की इस कला की काफ़ी तारीफ़ की कि आपको भी बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। इस तरीके से उसने ईश्वरन की तारीफ़ की एज़ यूजल। और हमेशा की तरह ईश्वरन बिगन विद हिज स्टोरी टेलिंग। और फिर बाद में क्या होता है, खाना खाने के बाद में ईश्वरन हमेशा की तरह अपनी कहानी स्टार्ट करता है सुनाना। He said, वो कहता है he was not afraid of ghost as he was brave enough to deal with them। और वो कहता है कि उसे भूत का किसी को कोई डर नहीं लगता, वो बहुत बहादुर है और वो आसानी से उनके साथ डील कर सकता है। यानी वो महेंद्र को ये बात, पहले तो वो जब भी वो कोई कहानी सुनाता था तो पहले वो एक प्रस्तावना तैयार करता था। तो दूसरी जो एक भूतों की कहानी वो उसे सुनाने जा रहा है तो उससे पहले वो एक प्रस्तावना तैयार करता है कि भाई मुझे भूत का किसी तरह का डर नहीं लगता और मैं बहुत बहादुरी के साथ उनके साथ डील कर सकता हूँ। तो ऐसी बात वो जो है महेंद्र को बताता है। बाद में वो कहता है he said that फिर वो कहता है he said that the place where they had their shed was once a graveyard। फिर वो महेंद्र को बताता है कि जहाँ हम अभी रह रहे हैं, जहाँ हमारा सेट बना हुआ है, जहाँ हमारा टेंट है, वो किसी ज़माने में कब्रिस्तान हुआ करता था। he also had come across ghost but he was not scared of them। और वो कहता है उसने तो यहाँ भूत देखे भी हैं, बल्कि वो भूत जो है उसने यहाँ देखे भी हैं, लेकिन वो किसी भी भूत से डरता नहीं है। किसी तरह का उसे भूतों के लिए भूतों के प्रति उस यानी भूतों के लिए उसके मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। ये बात वो महेंद्र को बताता है। ये टोल्ड महेंद्र, वो महेंद्र को बताता है अबाउट ए वुमन घोस्ट सीन ओनली ऑन अ फुल मून नाइट। और वो महेंद्र को ये बात भी बताता है कि यहाँ पर एक भूत, एक महिला जो है, एक भूत है और जो कि सिर्फ पूनम की रात को यानी पूर्ण चंद्रमा की रात को ही वो दिखती है। सी मोन्ड एंड कैरीड ए फिटस इन हर आर्म। और वो कराती रहती है, मतलब धीरे धीरे कराने की आवाज़ वो कराती रहती है और उसके हाथ में क्या, एक फिटस, एक अजन्मा बच्चा यानी एक भ्रूण को लेकर अपने हाथों में वो घूमती फिरती हुई यहाँ पर रहती है। दिस टेरिफाइड महेंद्रन सो मच। अब जब वो ये बताता है कि भाई एक महिला भूत है, एक भूतनी यहाँ पर रहती है और वो रात को, पूनम की रात को आसपास यहाँ पर मंडराती रहती है, कराती रहती है और उसके हाथ में एक जन्मा बच्चा यानी एक भ्रूण को लेकर वो घूमती रहती है। जब ये बात वो महेंद्र को बताता है तो महेंद्र ये बात सुनकर काफ़ी भयभीत हो जाता है। वन डे ही हर्ड अ लो मॉन आउटसाइड हिज विंडो। और एक दिन अचानक वो ये आवाज़, एक धीमी सी कराने की आवाज़ वो अपनी खिड़की के बाहर सुनता है। He peeped from his window and saw the ghost of the woman outside। और वो देखता है, वो जब झांक कर अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो वही वुमन जो जिसके बारे में ईश्वर ने उसे बताया था, वो उसे खिड़की के बाहर की तरफ उन्हें उस महिला को वो देखता है। नेक्स्ट डे, अब अगले दिन, when ईश्वर asked him about the ghost he decided to resign from his job and leave that haunted place। और अगले दिन जब वो सुबह उठकर अपने ऑफिस जाने के लिए ऑफिस जा रहा होता है तभी ईश्वर उसे पूछता है कि सर, आप उस दिन तो कह रहे थे कि मुझे भूतों में किसी तरह का विश्वास नहीं है, मैं भूतों से नहीं डरता हूँ, रात को तो शायद आपने भूत देख लिया होगा। तो मैं झूठ, यानी मैं उस दिन मैंने आपको बताया था, इसका मतलब मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ। यानी वो अपनी बात बताता है। और जब वो महेंद्र से पूछता है कि रात को आपने भूत को देखा था, तो जब ये महेंद्र जो है ईश्वर से ये बात सुनता है तो फिर निश्चय कर लेता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा और सीधा वो वहाँ से ऑफिस में जाता है और ऑफिस में जाकर वो अपना रिज़ाइन देता है और रिज़ाइन देकर उसी दिन वो उस जगह को, उस डरावनी जगह को वो छोड़ देता है। तो इस तरीके से कहानी की एंडिंग होती है। और इस कहानी में कुल मिलाकर ये
महेंद्रन और ईश्वरन जो है इन दोनों, ये जो पूरा चैप्टर है इन दोनों के ही इर्द गिर्द घूम इन ये जो चैप्टर है इन दोनों के ही बारे में है। तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और दो इंपॉर्टेंट जो स्टोरी हैं इस कहानी इस चैप्टर के अंदर जो ईश्वरन के द्वारा सुनाई गई हैं, तो अक्सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन स्टोरीज़ के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको जरूर याद करने हैं। तो देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईश्वरन वॉज एन एसेट टू महेंद्रन हाउ। अब सीधी सी बात है कि ईश्वरन जो है वॉज एन एसेट, एक संपत्ति है टू महेंद्र, ये महेंद्र के लिए बहुत कीमती चीज़ है। ईश्वरन एक संपत्ति है, कैसे, इस बात को किस तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं, किस तरीके से किस साबित कर सकते हैं आप इस बात को। तो हम इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, ईश्वरन वॉज एन एसेट टू महेंद्र इन द फॉलोइंग वे। यानी ईश्वरन जो है एक तरह से संपत्ति है महेंद्र की, किस तरीके से, ही वॉज महेंद्रस डेवोटेड सर्वेंट। सबसे खास बात तो ये कि वो महेंद्र का डेवोटेड सर्वेंट है, यानी एक आज्ञाकारी नौकर है। ये अकम्पनीड महेंद्र वेर एवर ही वॉज ट्रांसफर्ड, और वो हमेशा महेंद्र के साथ रहता है जहाँ भी महेंद्र का ट्रांसफर होता है। ही कुड प्रिपेयर टेस्टी फूड फ्रॉम फ्रेश वेजिटेबल्स, और उसमें क्षमता है एक क्या, स्वादिष्ट भोजन बनाने की, यानी सब्जी या स्वादिष्ट भोजन बनाने की उसके अंदर एक क्षमता है। तो एक तरह से एक बढ़िया रसोइया है वो। ही वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा कहानीवाचक भी है, कहानी सुनाने वाला भी है। महेंद्र डिडंट फील द नीड टू बाय अ टीवी सेट, और ईश्वरन के होने के कारण महेंद्र को कभी टीवी खरीदने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि एक तरह से वो महेंद्र के लिए मनोरंजन का साधन था। ही वॉश्ड महेंद्र's क्लोथ्स एंड क्लीन हिज टेंट, और साथ ही साथ वो महेंद्र के कपड़े भी धोता था, साफ सफाई का भी काम करता था। तो कुल मिला के महेंद्र के लिए वो बहुत ही काम की चीज़ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ईश्वरन जो है महेंद्र के लिए एक संपत्ति था, महेंद्र की एक ईश्वरन को हम महेंद्र की एक संपत्ति के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाउ डज ईश्वरन पास हिज टाइम आफ्टर महेंद्र's डिपार्चर फॉर वर्क। अब ईश्वरन जो है अपना टाइम कैसे पास करता था, जब महेंद्र जो है ऑफिस के लिए, वर्क के लिए, काम के लिए चला जाता था, तो ईश्वरन जो था वो अपना टाइम कैसे पास करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, आफ्टर महेंद्र's डिपार्चर फॉर वर्क, जब महेंद्र काम के लिए चला जाता था, ईश्वरन क्लीन्स एंड टाइडीज अप द रूम, टेंट और हाउस। तो ईश्वर जो है वो जो जिस जगह रहते थे, जिस टेंट में रहते थे, जिस मकान में रहते थे, उस जगह को साफ करता था, व्यवस्थित करता था। देन ही वॉशेस द क्लॉथ्स, फिर वो जो कपड़े धोता था। एंड हैज़ ए लेजरली बाथ, और आराम से वो नहाने का आनंद लेता था। आफ्टर लंच, और दोपहर के खाने के बाद, ही रीड्स पॉपुलर तमिल थ्रिलर बिफोर डोजिंग ऑफ, और दोपहर के समय वो तमिल की जो है कहानियाँ, जो सनसनी पैदा करने वाली कहानियाँ, वो कहानियाँ पढ़ता था। और दोपहर में थोड़ी झपकी लेता था, थोड़ी झपकी लेने से पहले वो थोड़ी देर कहानियाँ पढ़ता था। डोजिंग ऑफ का मतलब होता है झपकी लेना। दोपहर में जब थोड़ी देर के लिए आप सोते हैं तो उसे आप डोज ऑफ भी कह सकते हैं, नैप भी कह सकते हैं, और सिएस्टा भी एक वर्ड है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोपहर की थोड़ी झपकी लेने से पहले वो थोड़ी देर वो कहानियाँ भी पढ़ता था। तो इस तरीके से अपना वो टाइम पास करता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अप्रूटेड ट्री। अब क्योंकि उसको किसी भी चीज़ को बयान, किसी भी चीज़ को बताने की एक अलग ही जो ईश्वरन में एक बहुत बड़ी कला थी, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर वो बताता था। तो ये क्वेश्चन है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अप्रूटेड ट्री। अब एक उखड़े हुए पेड़ को किस तरीके से वो डिस्क्राइब करता है। तो आंसर इसका इस तरीके से होगा, ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अप्रूटेड ट्री एज एन एनॉर्मस बीस्ट लाइंग ऑन द रोड विच वॉज डेजर्टेड एंड ही वॉज ऑल अलोन। अब एलोन बताता, जो ईश्वरन जो है वो बताता है कि एक बड़ा उखड़ा हुआ पेड़ जो है, एक विशाल, वो एक बड़ा उखड़ा हुआ पेड़ एक विशाल का जानवर की तरह रोड पर पड़ा हुआ था, और रोड जो थी एकदम सुनसान थी, और वो एकदम अकेला था। यानी उस रोड के बारे में इस तरीके से, उस पेड़ के बारे में वो इस तरीके से बताता कि वो एकदम अकेला था, और उसने देखा कि एक पेड़ की, एक रोड के ऊपर बहुत बड़ा जो है विशाल का जानवर जो है वो पड़ा हुआ है, और वो रोड एकदम सुनसान है। वैन ही केम क्लोजर, और जब वो नज़दीक जाता है, ही फाउंड इट वॉज ए फॉलन ट्री। वो देखता है ये तो एक, और जब वो नज़दीक जाता है तो वो देखता है ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है, एक बहुत बड़ा गिरा हुआ पेड़ है। लेकिन उस पेड़ को एक बड़े जानवर के रूप में वो बढ़ा चढ़ाकर बताता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड स्टूडेंट ईश्वरन ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब जो ईश्वरन था उसने उस बीस्ट को, यानी हाथी को, उस विशाल का जानवर को किस तरीके से गिराया। तो किस तरीके से गिराया या किस तरीके से परास्त किया आप कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मस्टरिंग ऑल हिज फोर्स, अब पूरी ताकत को बटोरते हैं स्टूडेंट ईश्वरन अटैक्ट ऑन द थर्ड टोनेल ऑफ द एलिफेंट। क्योंकि जब वो ग्राउंड में तांडव मचा रहा था वो हाथी, तो ईश्वरन जो है छत से एक टीचर से स्टिक लेकर वो ग्राउंड में आता है, और ग्राउंड में आकर वो अपना पूरा साहस बटोरते हुए हाथी के पैर के अंगूठे पर जोरदार प्रहार करता है। देन एलिफेंट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, और फिर क्या होता है, वो हाथी क्या होता है, एकदम कांप उठता है, सर से पैर तक वो कांप उठता है, और धड़ाम से वो नीचे गिर जाता है। ही क्लेम्ड दैट ही हैड यूज्ड द जापानीज आर्ट टू कंट्रोल द एलिफेंट, और वो ये बात भी कहता है कि यानी इस हाथी को कंट्रोल करने के लिए उसने एक जापानी कला होती है उसे काम में लिया है, यानी उसका इस्तेमाल किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट ईश्वरन्स क्वालिटीज एज ए गुड
स्टोरी टेलर, यानी ईश्वर की क्वालिटीज़ के बारे में लिखिए। तो आंसर हो जाएगा ईश्वर हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड स्टोरी टेलर, यानी ईश्वर में सभी गुण थे जो एक अच्छे इस कहानी सुनाने वाले में, एक कहानीवाचक में होते हैं, वो सभी गुण ईश्वर में थे। ही जनरेट्स इंटरेस्ट बाय द आर्ट ऑफ नरेशन, यानी वो अपने आप वो जो है अपनी सुनाने की कला से एक इंटरेस्ट पैदा कर देता था। किसी भी चीज़ को वो सुनाता था तो उसमें सुनाने की एक अजीब ही कला थी, और अपनी सुनाने की कला से वो एक रुचि पैदा कर देता था। सेकंड, ही क्रिएट सस्पेंस एंड सरप्राइज बाय एडिंग ड्रामेटिक जेस्चर्स, और दूसरा वो सस्पेंस क्रिएट करता था, आश्चर्यचकित कर देता था। किससे? अपने नाटकीय हाव भाव से वो उस कहानी को क्या कर देता था, काफ़ी रोमांचक बना देता था। थर्ड, ही इंट्रोड्यूस द स्टोरी बाय गिविंग अ बैकग्राउंड, और तीसरी जिसमें खास बात थी कि वो जब भी कोई कहानी सुनाता था तो एक प्रस्तावना तैयार करता था और उसके बाद उस कहानी को सुनाता था। फोर्थ, ही प्रेजेंट्स विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सीन्स, और एक ही सीन को कई तरीके से वो बखान करके बताता था। एंड फिफ्थ, ही इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द स्टोरीज, और पांचवी खास बात उसमें ये थी कि कहानियों को एक भंडार था, यानी एक तरह से उस कहानियों का भंडार था, बहुत सारी कहानियाँ उसके जहन में हर वक्त घूमती रहती थी। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो का है। ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ महेंद्र, महेंद्र का करेक्टर स्केच बताइए, चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रन वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म, महेंद्र जो था वो एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर था। हिज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट, और उसका काम था मॉनिटरिंग करने का काम था, यानी साइट पर जो भी काम हो रहा है उन गतिविधियों पर नजर रखना उसका काम था। ही वॉज ए बैचलर, एक कुंवारा व्यक्ति था वो। हिज नीड्स वर सिंपल, बड़ी उसकी ज़रूरतें बहुत सामान्य थी। ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड सिचुएशन, और हर जगह कहीं पर भी वो अपने आप को एडजस्ट करने में सक्षम था। ही हैड साइंटिफिक टेम्पर, और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वो व्यक्ति था, क्योंकि भूतों में वो विश्वास नहीं करता था। ही डिडंट बिलीव इन घोस्ट और स्पिरिट्स, यानी भूतों में, प्रेत आत्माओं में वो किसी तरह का विश्वास नहीं करता था। बट इन द एंड ही लेफ्ट द प्लेस इन फियर ऑफ घोस्ट, लेकिन अंत में, इस चैप्टर के अंत में बताया गया कि जब वो ईश्वर से कहानी बताता है उस महिला भूत की, और तो अंत में यानी उस महिला की भूत की कहानी सुनने के बाद वो इतना डर जाता है कि दूसरे दिन वो उस जॉब से रिज़ाइन दे देता है और वो जगह छोड़ देता है। तो इस तरीके से आप महेंद्र का जो करेक्टर स्केच लिख सकते हैं, चरित्र चित्रण कर सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और समरी, जैसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जो कि खास तौर से 9th क्लास में है। ठीक है, सो this is all about the video. Thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep connecting with me. So once again, thank you, have a nice day.